इस बीच बड़ी खबर आ रही है। कल हुई भारत और चीन के कोर कमांडरों की बैठक से जुड़ी हुई है खबर। सेना के सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में दोनों देशों के कमांडर अपने सैनिकों को धीरे धीरे पीछे हटने पर सहमत हो गए हैं। बैठक में दोनों देशों के कमांडर एलएसी पर तनाव कम करने के लिए तेजी से कदम उठाने पर राजी हो गए हैं। बैठक में शामिल भारत और चीन दोनों के कमांडरों ने तेजी से पीछे हटने को प्राथमिकता देने पर जोर दी है और इस वक्त लगातार ये कहा जा रहा था कि ये बैठक महत्वपूर्ण हो सकती है जिसमें कोई बेहतर सहमति बने और यही खबर आ रही है जो कल भारत और चीन के कोर कमांडरों की बैठक हुई है। सेना ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है कि बैठक में दोनों देशों के कमांडरों और अपने अपने सैनिकों को पीछे हटाने को लेकर एक सहमति इनके बीच बनी है। बैठक में दोनों देशों के एलएसी कमांडर लगातार जो तनाव वहां बरकरार है उस पर तेजी से कदम उठाने पर राजी हुए हैं। संदीप बोल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। संदीप, लगातार कहा जा रहा था चाहे वो 6 जून की बैठक हो, 22 तारीख की बैठक हो और ये वाली बैठक हो, इस पर कुछ पॉजिटिव आएगा और वो पॉजिटिव आना शुरू हो गया है। क्या हम इसे दावे के साथ कह सकते हैं? देखिए, 6 जून को जब बातचीत हुई थी तो उस वक्त जिस तरीके की सहमति बनी थी उसी को लागू करने के लिए जो है कार्रवाई आगे जारी है और उसी के तहत जो है 15 तारीख को गलवान में जिस तरीके का विवाद हुआ, हिंसक झड़प हुई, उसके बाद 22 तारीख को फिर बैठक हुई कि किस तरीके से दोबारा से जो है डीएस्केलेशन किया जाए और कोई ऐसी घटना ना हो गलवान जैसी, ताकि जो है टेंशन जो है लगातार इस पर बने रहे। उसके बाद जो है खुद जो है 30 तारीख को जो बैठक हुई उसमें दोनों देशों ने माना है कि जो टेंशन है वो कम होना चाहिए, सिलसिलेवार तरीके से जो है जमावड़ा वो कम होना चाहिए और साथ ही कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो है, जो कि पहले भी 22 तारीख को तय हुआ था कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है लोगों को कम करना है, सैनिकों को कम करना है, उस पर जो है आम सहमति बनी भी थी। और अब कल की बैठक में ये बताया जा रहा है कि ना सिर्फ इसमें सहमति बनी बल्कि इसको प्रायोरिटी पे रखा गया है कि किस तरीके से टेंशन को रिलीज किया जाए उस जगह पे और डीएस्केलेशन किया जाए। क्योंकि अगर सूत्रों की माने तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ अब भी जो है चीन जो है अपनी प्रेजेंस बनाए हुए है और कोशिश यही की जा रही है कि एक जो मैकेनिज्म तैयार किया गया है कि आप जो है इतने किलोमीटर आप पीछे जाएंगे, इतने किलोमीटर हम पीछे जाएंगे, इस तरीके के सिद्धांत पर ही जो आगे चला जा रहा था। और अब प्रायोरिटी ये है कि चूंकि ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा इशू है पूरे एलएसी पर डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस में और इसके बारे में जो खुद जो है जानकारी भी दी गई कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अभी स्थितियाँ जो है वो बेहतर होने की कगार पर ज़रूर हैं। लेकिन जो बात 6 तारीख को हो चुकी थी उस पर ही जो है 30 तारीख को उस पर ही चर्चा हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि चीन जो है वो बहुत अच्छे पोजीशन पे नहीं है कि वो भारत की बात को मान रहा है और यही वजह है कि बैठक बुलाई गई। लेकिन एक बार फिर मौका देना पड़ेगा। बात को जोड़ना चाहूंगी संदीप अभी बोल रहे थे जैसे अरुण की भाई हमने 6 तारीख को जो बैठक की थी और जो हम 30 तारीख को बैठक कर रहे हैं उन बैठकों की बातचीत में ज्यादा फर्क नहीं है। तो क्या अभी मौजूदा स्थिति में जो सूत्रों से खबर आ रही है कि भाई दोनों ही तरफ की सेना पीछे पीछे हटेंगे, धीरे धीरे ये प्रोसेस शुरू होगा, हम चीन की इस बात पर भरोसा करें ऐसे वक्त में? देखिए, चीन के इतिहास को देखते हुए भरोसा कतई नहीं कर सकते। 6 जून को जो बैठक हुई थी, संदीप ने भी रिपोर्ट किया था, ठीक यही बात हुई थी कि डिसएंगेजमेंट होना चाहिए, हमको पीछे हटना चाहिए। एक्चुअली जहां हमारी पोस्ट थी, जहां तक हमारा नियंत्रण था, हमको वहां जाना चाहिए। जो बीच का इलाका है जहां पेट्रोलिंग दोनों करते हैं और उस पर विवाद है कि हमारा है कि आपका है, वो तय बाद में हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। चीन यही तो नहीं कर रहा है। 6 जून को बात हुई, तैयार हो गया। 15 तारीख को क्या किया उसने, जब हमारे सेना के जवान गए तो उसने वो स्ट्रक्चर जो बना रखा था वहां उसको पीछे नहीं किया था और उसको लेके झड़प हुई। 22 तारीख को फिर बात हुई, 11 घंटे यही बातें हुई, डिसएंगेजमेंट होना चाहिए, उसके बाद भी नहीं बात हुई। कल रात में बात हुई, 12 घंटे से ज़्यादा बात हुई। तो एक बैठक में जो फैसला होता है उसको मनवाने के लिए हमें दूसरी बैठक करनी पड़ती है। तो चीन के इतिहास और उसकी चालबाजी, धोखेबाजी देख करके इतनी जल्दी इसका हल निकल जाएगा मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि उसकी डिमांड ये कतई नहीं है कि यहाँ से आप सेना हटा लीजिए, वहाँ से हम सेना हटा लेते हैं। उसकी डिमांड ये है कि आप दौलत बेग ओल्डी में रोड क्यों बना रहे हैं, आप श्योक नदी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप कर रहे हैं, आप अक्साई चीन के पास इतना जबरदस्त अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप कर रहे हैं। उसकी नजर बड़े इलाके पर है, छोटी मोटी बातों पर है नहीं। और मुझे लगता है ये नेगोशिएशन करने में टाइम लगेगा, क्योंकि हिंदुस्तान इतनी आसानी से उनकी किसी भी बात को अब नहीं मानने जा रहा। जो हमारे रणनीतिक हित में है वो करना ही है। ये जो नेगोशिएशंस की बात अरुण आपने की, जिस पर चीन की ज्यादा नजर है और ये जो मसले हैं तो उनके आगे कहीं नहीं टिकते हैं, लेकिन जो बातें शुरू हुई हैं उन्हें अभी अंजाम तक पहुंचने में वक्त लगेगा। लेकिन इस बीच एक खबर जो सबसे ज्यादा चीन पर असर कर रही है वो
खबर यह है कि चीन दुनिया भर में अब अकेला पड़ता जा रहा है। एक तो भारत ने चीन के 59 ऐप पर पाबंदी लगाने के बाद उसे तगड़ा झटका दिया, तो वीगर मुसलमानों के मानवाधिकार के मुद्दे पर 27 देशों ने चीन में जांच की मांग उठा दी है। उधर अमेरिका ने चीन की कंपनियों ZTE और हवावेई को सुरक्षा के लिए खतरा बताया। इस बीच दुनिया भर में तिब्बत की आजादी की मांग के लिए प्रदर्शन बढ़ गए हैं। यहां तक कि हांगकांग में ही चीन की नीतियों का विरोध तेज हुआ है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार कोरोना के लिए चीन को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और खबर यह है इस बीच कि सीमा पर जारी तनाव के दौरान सरकार ने चीन को एक और झटका दिया है। संचार मंत्रालय ने BSNL और MTNL का 4G टेंडर रद्द किया है। बताया जा रहा है कि इसके लिए अब दोबारा टेंडर जारी किया जाएगा, जिसमें चीन की टेलीकॉम कंपनियों को मौका नहीं मिलेगा। सूत्रों का दावा यह है कि नए टेंडर में चीन की कंपनियों पर रोक लगने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए नए नियम तय होंगे। और सरकार लगातार जो जानकारी आ रही है वहां से वो ये कि चीन की कंपनियों के उपकरणों से नेटवर्क की सुरक्षा पर सवाल उठते रहे हैं, इस बात को ध्यान में रख रही है। भारत में चीन के 59 ऐप बैन किए जाने के बाद चीन को एक और बड़ा झटका लगा है। खबर है कि अमेरिका ने चीन की 2 बड़ी टेलीकॉम कंपनियां ZTE और हवावेई को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। अमेरिका में दूर संचार के क्षेत्र पर नजर रखने वाली एजेंसी FCC यानी फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने दावा किया है कि इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि ZTE और हवावेई से अमेरिका के नेटवर्क को खतरा हो सकता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि चीन की कंपनियों को किसी हाईवे प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साझेदारी में चीन की किसी कंपनी को इजाजत न देने की मांग की है और ये ऐसे वक्त में फैसला लिया जा रहा है जब पहले ही भारत सरकार 59 ऐप्स को बैन कर चुकी है और भी कई बैन्स को ऐप करने के बारे में विचार किया जा रहा है। सुरक्षा का हवाला दिया गया है, लेकिन अब नितिन गडकरी ने भी कह दिया है कि जितने भी हाईवे प्रोजेक्ट हैं उसमें चीनी कंपनियों की किसी भी तरह की साझेदारी नहीं होगी और इस बात की इजाजत हम नहीं देंगे कि चीन की कोई भी कंपनी हमारे किसी भी हाईवे प्रोजेक्ट में शामिल हो। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ये बड़ा ऐलान है। हमारे साथ अरुण और संदीप लगातार बने हुए हैं। अरुण, ये तमाम तरह की जो कवायद की जा रही है भारत सरकार की तरफ से, क्या इन मैसेज को अब समझ पा रहा है चीन? क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बहुत सारे मुल्क हैं जिनको लेकर अब लगातार चीन के जरिए बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और वो सिर्फ अपने ही देश में नहीं, यूनाइटेड नेशंस तक में इस बात को उठा रहे हैं। देखिए, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ज़माना होता था जब हमारी विदेश नीति देशों के साथ जो संबंध तय होते थे वो रणनीतिक लिहाज से सिर्फ तय होते थे। अब दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर चीज़ कोई देखी जाती है किसी देश से संबंध को लेकर तो वो व्यापारिक हित है अपने, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड के सब हिस्सा हैं और जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है, जितनी ज़्यादा कमाई है, जितना मुनाफा है, उसका विदेशी मुद्रा भंडार भरा हुआ है, उसकी हनक और उसकी धमक दुनिया में इसलिए होती है। डॉलर की धमक आप देखिए पूरी दुनिया में कैसे, इसलिए व्यापारिक अगर हितों की बात करें हम तो निश्चित रूप से चोट पहुंचाने का तरीका भारत का ये बहुत ही अच्छा है। आप उनके ऐप से लेकर के, ऐप से भी चीन कमाई करता है, सारी कंपनी मालिकाना हक उसी के पास है, या तो वहां ऐप ये बनते थे या उनकी कंपनी के पास मालिकाना हक था। अगर हम उनके प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेंगे, उनके पास कमाई नहीं जाएगी। तो एक तरीका ये है और इस तरीके से बौखला भी गया है चीन। आप देखिए कि छोटी मोटी बातों पर चीन प्रतिक्रिया नहीं देता था, उसके ग्लोबल टाइम्स में लेख नहीं लिखे जाते थे, लेकिन सिर्फ 59 ऐप को ही हटाने को लेकर के किस तरह से विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया उसका। तो ये जरूर है कि दोनों मोर्चों पर हमको लड़ाई लड़नी है, आर्थिक मोर्चे पर और सीमा पर भी। बिल्कुल, और इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में चीन के खिलाफ विश्व स्तर पर घेरेबंदी हो रही है। वीगर मुसलमानों पर जुल्म के मामले में 27 देशों ने चीन में जांच की टीम के दौरे की अपील की है। ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, माफ कीजिएगा, जर्मनी समेत कुल 27 देशों ने UN मानवाधिकार परिषद में वीगर मुसलमानों का मामला उठाया है। चीन में वीगर मुसलमानों के मानवाधिकार का उल्लंघन आम बात है और लंबे समय से ये विवाद विषय का बना हुआ है। और ऐसे में इन 27 देशों में, जिनमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी शामिल है, वो मानवाधिकार परिषद यूनाइटेड नेशंस की है, उसमें वो कह रहे हैं कि वीगर मुसलमानों का मसला आप उठाइए। और चीन में वीगर मुसलमानों के मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ये आम बात है और ये बहुत लंबे वक्त से चल रहा है। और इस विषय के संबंध में एक टीम चीन भेजिए और वीगर मुसलमानों की असल स्थिति को जानिए।
मध्य प्रदेश में कल होने वाले कैबिनेट विस्तार में 25 नए चेहरों को शिवराज कैबिनेट में जगह मिल सकती है। खबर है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे से लोगों को शिवराज कैबिनेट में जगह मिल सकती है। ये वो पूर्व विधायक हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और इनको अभी उपचुनाव लड़ना है। कल होने वाले कैबिनेट विस्तार पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वहां एक बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को डिप्टी सीएम बनाए जाने की अटकलों के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि समुद्र मंथन से निकले जहर को शिव ही पीते हैं, जिस पर कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो सिर्फ पी जाते हैं। आज महामहिम राज्यपाल शपथ ग्रहण करेंगे, कल मंत्रिमंडल शपथ ले लेगा। मुझे पता नहीं शिवराज सिंह ने क्या कहा, मैं तो इतना जानता हूँ कि जो वो कहते हैं उस पर कितना भरोसा मध्य प्रदेश की जनता को करना चाहिए। जनता इस बात से सबसे पहले सतर्क है। इधर हरियाणा में 27 जुलाई से स्कूल खोलने का आदेश दिया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में गर्मियों की छुट्टी 1 जुलाई से 26 जुलाई तक घोषित की गई है। कोरोना की वजह से 3 महीने से पहले से स्कूल बंद हैं, तो अब 27 जुलाई से हरियाणा में स्कूल खोलने का आदेश दिया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से ये आदेश जारी हुआ है, जिसमें गर्मियों की छुट्टी 1 जुलाई से 26 जुलाई तक घोषित की गई है। कोरोना की वजह से 3 महीने पहले ही स्कूल बंद थे। 27 तारीख को ये स्कूल खुलेंगे। मोहित हमारे साथ मल्होत्रा सहयोगी जुड़ रहे हैं। मोहित, 27 जुलाई को स्कूल खोलने की तैयारी तो है, लेकिन कोरोना को लेकर जो लड़ाई है, क्या ये स्कूल खोलना सही समय है? देखिए, बिल्कुल ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं, खासतौर पे सोनीपत की बात करें, गुरुग्राम की बात करें या फरीदाबाद की बात करें, ये तीनों जिले जो हैं वो काफी अफेक्टेड हैं। वहां पर अभी भी रोजाना कई केस आ रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह से स्कूलों को खोला जाएगा। और ये जो ऑर्डर जारी किया गया है, इसके अंदर अभी भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर हरियाणा सरकार को क्लैरिटी देनी जरूरी है कि क्या जो छोटे बच्चे हैं, जो प्राइमरी क्लासेस हैं, उनको भी शुरुआत कर दी जाएगी 27 जुलाई से, जो रेगुलर स्कूल ओपन हो रहे हैं, या सिर्फ 8वीं से ऊपर की क्लासेस को बुलाया जाएगा। तो अभी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर सरकार कह रही है कि जल्द ही इसके ऊपर पूरा क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल गर्मी की जो छुट्टियां हैं वो 1 जुलाई से 26 जुलाई तक के लिए घोषित की गई हैं, और ये कहा जा रहा है कि 27 जुलाई से रेगुलर स्कूल ओपन किए जाएं। लेकिन इसमें अभी भी कई ऐसी क्लैरिटीज हैं, कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर सरकार अभी पूरी स्थिति साफ नहीं कर पा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आधी अधूरी तैयारी के साथ इस आदेश को दे दिया गया है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 3 महीने से तो पहले ही स्कूल बंद हैं। गर्मियों की जो छुट्टी है वो अमूमन इस वक्त तक खत्म हो जाती है, और अब 1 जुलाई से 26 जुलाई तक ये फैसला लिया गया है। उसमें भी कहाँ स्कूल खोले जाएंगे हरियाणा में ये साफ नहीं है। तो ये इन बिंदुओं को हरियाणा सरकार को साफ करना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि परिवार वाले अभिभावक बहुत परेशान हो जाते हैं इस तरह की खबरों को सुनकर। शुक्रिया आपका। इधर महाराष्ट्र में कोरोना से एक और पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 77 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र में अब तक 4938 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें 813 पुलिसकर्मी ठीक होकर घर लौट चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 60 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। तो ये लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो हमारे पुलिस वालों को लेकर हैं, महाराष्ट्र से हैं, जहां पर पुलिसकर्मियों की मौत का सिलसिला लगातार हो रहा है। और एक और पुलिसकर्मी की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 77 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। महाराष्ट्र में अब तक 4938 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश से अगली खबर है, जहां राज्य में कोरोना पर काबू पाने के लिए घर घर जाकर लोगों की जांच करने का फैसला किया गया है। इसके तहत सबसे पहले मेरठ मंडल के 6 जिलों में घर घर जाकर लोगों के लक्षणों की जांच की जाएगी। 2 से 12 जुलाई तक, यानी कि कल से गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, साथ ही और भी कई इलाके जहां पर हापुड़ जिसमें शामिल है, वहां सर्वे किया जाएगा। और इसके बाद राज्यों के दूसरे जिलों से भी घर घर जाकर कोरोना के लक्षणों की जांच की जाएगी। और इसके तहत आपको ये भी जानकारी दे दें कि टॉप 5 राज्यों में अब उत्तर प्रदेश का नाम शामिल हो गया है। इसलिए प्रशासन और ज़्यादा सतर्कता बरत रहा है। लक्षणों की जांच के बाद 5 जुलाई से 15 जुलाई तक ये पूरा अभियान चलाया जाएगा।